सोचिए एक ऐसी सिचुएशन जहां पूरे देश का नक्शा दोबारा बन रहा हो और एक पूरे स्टेट का जो वजूद है, उसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ इसीलिए बच जाए क्योंकि एक अकेला इंसान सिस्टम के खिलाफ जाकर एक डिसेंटिंग नोट लिख देता है। मतलब अगर वो एक डॉक्यूमेंट उस दिन नहीं लिखा जाता तो आज मैप पर हिमाचल प्रदेश नाम की कोई जगह होती ही नहीं। एग्जैक्टली। आज हम एक ऐसे ही हिस्टोरिकल पॉलिटिकल थ्रिलर को अनपैक करने वाले हैं। जो लोग भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव पेपर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये डीप डाइव एक गेम चेंजर होने वाला है। बिल्कुल। और हिस्ट्री को ना सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स की तरह याद करना बहुत ड्राई लगता है। वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। राइट। लेकिन जब हम इन इवेंट्स के पीछे की इंटेंस पॉलिटिकल स्ट्रगल्स और उनकी रीजंस को समझते हैं तो यही हिस्ट्री एक सस्पेंस स्टोरी बन जाती है। आज हम प्रिसाइसली यही करेंगे। हाँ, और स्पेशली हमारे सोर्सेज आज यूनिट 1 चैप्टर 2 को पूरी तरह से कवर करेंगे। जैसे कि हिमाचल एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस से पार्ट सी स्टेट कैसे बना और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के आने के बाद उसकी बाउंड्रीज दोबारा कैसे ड्रॉ हुई। राइट। ये लगभग 2 दशक का यानी 2 डेकेड्स का एक लंबा ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्ट्रगल था। और हाँ, ऐसी डीप नॉलेज सिर्फ अपने तक नहीं रखनी चाहिए। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस डीप डाइव को ध्यान से सुनें और अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप्स में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबका एग्जाम क्लियर हो जाए। नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। सही बात है। ग्रुप स्टडी का एक अपना ही फायदा होता है। एब्सोल्युटली। तो इस स्पेसिफिक कहानी में घुसने से पहले उस जमाने के कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। मतलब 1947 में आजादी के बाद इंडिया का नया मैप एक्चुअली दिखता कैसा था। राइट। 1947 के टाइम इंडिया एक यूनिफाइड देश तो था नहीं। वो बेसिकली ब्रिटिश प्रोविंसेस और 500 से ज्यादा अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स का एक कॉम्प्लेक्स पैचवर्क था। तो जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो इन सबको एक फ्रेमवर्क में लाना जरूरी था। राइट। और हमारे सोर्सेज के मुताबिक 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। मैं इसको एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह देखती हूँ। अच्छा, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसे? मतलब ये तो बिल्कुल स्कूल के सेक्शंस जैसा लग रहा है या किसी कंपनी के डिविजन्स जैसा। सेक्शन ए टॉपर्स का, सेक्शन बी स्पोर्ट्स वालों का। क्या हम इसको कॉर्पोरेट एनालॉजी से समझ सकते हैं? बिल्कुल। कॉर्पोरेट एनालॉजी बहुत परफेक्टली फिट बैठती है। अगर सोचें तो पार्ट ए स्टेट्स देश के एस्टैब्लिश्ड मैच्योर सब्सिडियरीज की तरह थे। ये वो प्रोविंसेस थे जो पहले डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर थे, जैसे बॉम्बे, मद्रास या पंजाब। मतलब उनके पास पहले से अपनी फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी। एग्जैक्टली। अपने इलेक्टेड गवर्नर्स थे, स्टेट लेजिस्लेचर था। फिर आते हैं पार्ट बी स्टेट्स। ये वैसी बड़ी फैमिली बिजनेसेस थी जिनको एक नए कॉर्पोरेट पेरेंट यानी इंडियन यूनियन ने एक्वायर किया था, जैसे हैदराबाद या जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, ये पुराने बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे। यहाँ गवर्नेंस के हेड को राज प्रमुख कहा जाता था, जो टिपिकली पुराना महाराजा ही होता था। गॉट इट। तो पार्ट ए हो गए एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट ब्रांचेस और पार्ट बी हो गए रिसेंटली एक्वायर्ड लार्ज बिजनेसेस। फिर ये पार्ट सी और डी क्या थे? कंट्रोल में थे। लेकिन पार्ट सी की कहानी सबसे दिलचस्प है क्योंकि हिमाचल को इसी पार्ट सी में रखा गया था, राइट? सही पकड़ा। पार्ट सी को आप एक फ्लेजलिंग स्टार्टअप की तरह देख सकते हैं, जिसे सेंट्रल मैनेजमेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्ट्रिक्टली माइक्रो मैनेज करते थे। अच्छा। इसमें छोटे छोटे पुराने चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस और छोटी प्रिंसली स्टेट्स आती थी। इन्हें गवर्न करने के लिए प्रेसिडेंट एक चीफ कमिश्नर अपॉइंट करते थे और हिमाचल प्रदेश को अजमेर और दिल्ली के साथ इसी कैटेगरी में रखा गया। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। अगर इन छोटे हिली स्टेट्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि इन्हें पार्ट ए या बी बनाया जा सके, तो इन्हें अलग कैटेगरी में रखने का लॉजिक क्या था? इन्हें सिंपली डायरेक्टली उनके आसपास के बड़े एस्टैब्लिश्ड पार्ट ए स्टेट्स में जैसे पंजाब में मर्ज क्यों नहीं कर दिया गया? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और एग्जाम्स के लिए लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे पावर प्ले से ज्यादा ना एक प्रैक्टिकल, ज्योग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी थी। कैसी रियलिटी? देखिए, हिमाचल रीजन उन दिनों बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों का एक गुच्छा था। इन्हें पेटी प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। इन एरियाज में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जैसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जीरो था। ओह, मतलब कंप्लीटली अंडर डेवलप्ड। एग्जैक्टली।
सेंट्रल गवर्नमेंट जानती थी कि अगर इन बैकवर्ड पहाड़ी इलाकों को सीधा पंजाब जैसे प्रॉस्परस और प्लेन्स डोमिनेटेड स्टेट में मर्ज कर दिया गया तो इनका अपना डेवलपमेंट रुक जाएगा। पहाड़ के लोगों की जरूरतें टोटली अलग होती हैं। राइट, प्लेन्स और हिल्स का टेरेन ही इतना अलग है। बिल्कुल, इसलिए सेंट्रल लीडरशिप ने इन्हें एक ट्रांजिशनल पार्ट सी फेज में रखना बेहतर समझा। एक तरह से उन्होंने स्टार्टअप को पहले सीड फंडिंग और डायरेक्ट गाइडेंस देकर अपने पैरों पर खड़ा करने का फैसला किया। मेक सेंस। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं 1948 में, जब हिमाचल का असली जन्म हुआ था, पार्ट सी लेबल मिलने से पहले। हाँ, ये एक बहुत ही टर्बुलेंट टाइम था। राइट? हमारे नोट्स मेंशन करते हैं कि जनवरी 1948 में सोलन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी। वहां पर एक्चुअली क्या हो रहा था? आज़ादी के तुरंत बाद शिमला हिल स्टेट्स के जो रूलर्स थे उन्हें ग्राउंड रियलिटी समझ आने लगी थी। उन्हें पता था कि अब अकेले छोटे छोटे एरियाज में रूल करना इम्पॉसिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर भी तो होगा। प्रेशर तो था ही, और जनता भी अपने राइट्स मांग रही थी। इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए बगात स्टेट के रूलर ने एक इनिशिएटिव लिया। 26 से 28 जनवरी 1948 तक शिमला हिल स्टेट्स के रूलर्स और प्रजामंडल के रिप्रेजेंटेटिव्स सोलन में मिले। वेट, प्रजामंडल के रिप्रेजेंटेटिव्स, ये प्रजामंडल क्या था? ये समझना जरूरी है। प्रजामंडल बेसिकली ग्रास रूट्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स थीं जो उन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर चल रही थीं। ये आम जनता, किसानों और लोकल लीडर्स के ग्रुप्स थे जो राजाओं के ऑटोक्रेटिक रूल के खिलाफ लड़ रहे थे। ओह वाओ! तो एक तरफ रूलर्स थे और दूसरी तरफ जनता के लीडर्स। एग्जैक्टली। उनकी मांग सिविल राइट्स और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। इस असेंबली की चेयरमैनशिप राजा दुर्गा सिंह ऑफ बघात ने की। उन्होंने मिलकर एक हिमालयन हिल स्टेट्स यूनियन बनाने का प्लान किया और हिमाचल प्रदेश नाम डिसाइड किया। नाम तो काफी पोएटिक चुना उन्होंने, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। यूएस परमार और पदम देव ने इस सेटअप का विरोध क्यों किया? क्योंकि रूलर्स का जो प्लान था ना, वो सिर्फ ऊपर से कॉस्मेटिक बदलाव लाने का था। वो चाहते थे कि सारी रियासतें एक ग्रुप बन जाएं, लेकिन पावर राजाओं के पास ही सेंट्रलाइज्ड रहे। मतलब नाम नया पर सिस्टम वही पुराना। वही ना। यूएस परमार, जो आगे चलकर हिमाचल के पहले चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। वो एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट चाहते थे जहां पावर आम नागरिकों के पास हो। ये तो एक कॉर्पोरेट एनालॉजी जैसा ही हो गया फिर से। पुराने सीईओज यानी प्रिंसेस पावर अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन एम्प्लॉई यूनियन लीडर्स जैसे यूएस परमार ने आवाज उठाई कि कंट्रोल पब्लिक के पास होना चाहिए। बिल्कुल सही कंपैरिजन है। और उन्होंने पावरफुल राजाओं को हराया कैसे? परमार ने डायरेक्टली सेंट्रल लीडरशिप यानी सरदार पटेल और नेहरू को अप्रोच किया। डायरेक्टली दिल्ली गए वो। हाँ, और कन्विंस किया कि इंटीग्रेशन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ही होना चाहिए। दिल्ली का डंडा चलने पर रूलर्स को झुकना ही पड़ा। और फाइनली 15 अप्रैल 1948 को एक नया चैप्टर शुरू हुआ। ये डेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। 15 अप्रैल 1948। यस, 30 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर हिमाचल प्रदेश को एक चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बनाया गया। इन 30 में से 26 शिमला हिल्स के थे और 4 पंजाब सदर्न हिल्स के। राइट। और इनिशियल ज्योग्राफी कैसे थी इसकी? शुरू में सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, करेक्ट? चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। एग्जैक्टली। चंबा और सिरमौर तो पुराने प्रिंसली स्टेट्स को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। मंडी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था मंडी और सुकेत को मर्ज करके। और सबसे कॉम्प्लेक्स था महासू। महासू कॉम्प्लेक्स क्यों था? क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज और शिमला हिल्स के फ्रैगमेंट्स को कंबाइन किया गया था, सिर्फ शिमला शहर को छोड़कर, जो उस वक्त पंजाब का हिस्सा था। वाह, शिमला उस वक्त पंजाब में था? ये एक माइंड ब्लोइंग फैक्टर है ना। तो ये तो हो गया 1948। उसके बाद 1950 आते आते जब नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तब 26 जनवरी 1950 को हिमाचल ऑफिशियली एक पार्ट सी स्टेट बन गया। हाँ, लेकिन डेमोक्रेटिकली एक बड़ी डिमांड थी कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर मिलनी चाहिए। इसलिए 1951 में गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट्स एक्ट पास हुआ। इससे आम जनता की लाइफ में क्या एक्चुअली कोई रियल डेमोक्रेटिक पावर आई? देखिए, 2 बड़े बदलाव हुए। एक तो चीफ कमिश्नर को हटाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट आई। दूसरा, हिमाचल के लिए एक 36 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। तो इलेक्शंस हुए होंगे? बिल्कुल। 1952 में इलेक्शंस हुए और वाई.एस. परमार पहले चीफ मिनिस्टर बन गए। नाइस। और 1954 में एक और ज्योग्राफिकल शिफ्ट होता है।
जब बिलासपुर को हिमाचल में मर्ज किया जाता है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स अब 4 से बढ़कर 5 हो गए। लेकिन बिलासपुर को मर्ज क्यों किया? वो भी तो एक पार्ट सी स्टेट था। बिलासपुर का केस यूनिक था, बकरा डैम की वजह से। शुरू में उसे अलग स्टेट बनाया था ताकि डैम कंस्ट्रक्शन इजीली हो, लेकिन जब काम स्टेबलाइज हो गया तो दोनों को अलग रखने का कोई सेंस नहीं था क्योंकि कल्चर और ज्योग्राफी सेम थी। मेक सेंस। लेकिन मेरे दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है। स्टेट असेंबली भी है, चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो क्या रियल पावर स्टेट के पास थी या ये सिर्फ पेपर पर एक टाइटल था? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। यही तो आयरनी थी। कैबिनेट तो बन गई थी, लेकिन रियल पावर का रिमोट कंट्रोल अभी भी दिल्ली में बैठा था। फाइनल अथॉरिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर और ब्यूरोक्रेसी के पास ही थी। ओह, तो मतलब हर चीज के लिए दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी। एग्जैक्टली। यूएस परमार को दिख रहा था कि ये एक हाफ बेक डेमोक्रेसी है, और इसी हेल्पलेसनेस ने विशाल हिमाचल की डिमांड को शुरू किया। विशाल हिमाचल मतलब ग्रेटर हिमाचल? हाँ, परमार चाहते थे कि पंजाब और यूपी के वो हिली एरियाज जिनकी भाषा और कल्चर हिमाचल से मिलती है, उन्हें एचपी में मिला दिया जाए। उन्हें पता था कि जब तक हिमाचल बड़ा नहीं होगा, दिल्ली उसको फुल स्टेटहुड नहीं देगी। लेकिन जब हिमाचल अपना एरिया बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया का मैप दोबारा ड्रॉ करने का फैसला किया, और ये तो हिमाचल की एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। बहुत बड़ा खतरा। दिसंबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी एसआरसी बनाया। उसके मेंबर्स कौन थे? एग्जाम्स के लिए ये नाम याद रखने होंगे। चीफ जस्टिस फजल अली इसके चेयरमैन थे और एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर इसके मेंबर्स थे। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने रेकमेंड किया कि पार्ट ए, बी, सी का सिस्टम स्क्रैप कर दिया जाए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हिमाचल का क्या हुआ? ये सबसे क्रूशल एग्जाम पॉइंट है। मेजॉरिटी मेंबर्स यानी कुंजरू और पानीकर चाहते थे कि हिमाचल को कंप्लीटली पंजाब में मर्ज कर दिया जाए। वेट, रियली? तो हिमाचल नाम का स्टेट ही खत्म हो जाता? बिल्कुल। उन्होंने पूरे देश में सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज को रखने का सजेशन दिया था। और वो 3 कौन सी थी? अंडमान, दिल्ली और मणिपुर। हिमाचल का तो लिस्ट में नाम ही नहीं था। ओ माय गॉड, तो ये बिल्कुल एक सस्पेंस थ्रिलर जैसा हो गया ना। एक अकेला इंसान कैसे हीरो बनकर आया? वो हीरो थे द कमीशन के चेयरमैन फजल अली। उन्होंने एक फेमस डिसेंटिंग नोट लिखा। क्या लिखा था उसमें? उन्होंने क्लियरली आर्ग्यू किया कि हिल्स और प्लेन्स की डेवलपमेंटल नीड्स बिल्कुल अलग होती हैं। अगर हिमाचल को पंजाब में मर्ज किया तो पॉलिटिकल पावर प्लेन्स के पास आएगी और पहाड़ी लोग मार्जिनलाइज हो जाएंगे। वाओ! उनका विरोध इतना लॉजिकली सॉलिड था कि गवर्नमेंट को अपना फैसला बदलना पड़ा, और फाइनली 1 नवंबर 1956 को हिमाचल पंजाब में मर्ज नहीं हुआ और उसे एक यूनियन टेरिटरी यानी यूटी बना दिया गया। एक डिसेंटिंग नोट ने पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। अगर फजल अली वो नोट नहीं लिखते तो आज हिमाचल प्रदेश शायद होता ही नहीं, सिर्फ पंजाब का एक पहाड़ी जिला होता। एग्जैक्टली। लेकिन यूटी बनने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। क्या? हिमाचल ने अपनी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली खो दी। उसे डिसॉल्व करके एक टेरिटोरियल काउंसिल बना दी गई जिसके पास कोई रियल पावर्स नहीं थी। आउच! आइडेंटिटी बच गई पर डेमोक्रेटिक पावर चली गई। लेकिन विशाल हिमाचल का सपना तो अभी भी अधूरा था। ये सपना आखिर पूरा कैसे हुआ? ये सपना पूरा हुआ एक दूसरे स्टेट के बंटवारे के साइड इफेक्ट की तरह। पंजाब? हाँ, 1966 में पंजाबी सूबा मूवमेंट चल रहा था, लिंग्विस्टिक बेसिस पर पंजाब के डिवीजन के लिए। 18 सितंबर 1966 को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और हरियाणा नया स्टेट बना। और इस केओस में हिमाचल का क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि पंजाब के जो पहाड़ी इलाके थे उनको हिमाचल में मर्ज कर दिया गया। 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला, ऊना और डलहौजी हिमाचल का हिस्सा बन गए। अच्छा, एक सवाल। बाउंड्री कमीशन ने क्या सारे हिली एरियाज को हिमाचल को दे दिया था? मैं जानती हूँ कि ऐसे बंटवारे कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, सब कुछ नहीं दिया। बाउंड्री कमीशन ने स्पेसिफिकली पठानकोट, कालका और मोरीनी हिल्स को हिमाचल में शामिल करने की डिमांड रिजेक्ट कर दी थी। और डलहौजी का क्या? डलहौजी टेक्निकली गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में था जो प्लेन्स में आता है, लेकिन कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि डलहौजी का टेरेन और कल्चर चंबा से मिलता है, इसलिए उसे हिमाचल में मर्ज कर दिया गया। ये छोटी डिटेल्स एग्जामिनर्स को इंप्रेस करने के लिए बहुत जरूरी हैं। क्या बात है! तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल का एक्चुअल ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन उनकी अपनी डिमांड से ज्यादा पंजाब के लिंग्विस्टिक पार्टीशन का एक लॉजिकल कंक्लूजन था।
एक तीर से दो निशाने लग गए। बिल्कुल, पंजाब का इशू भी सेटल हुआ और विशाल हिमाचल का मैप भी तैयार हो गया। हालांकि स्टेटहुड 1971 में मिली, पर फिजिकल शेप 1966 में ही आ गई थी। अमेजिंग। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं अपने लिसनर्स के लिए। 1948 में 30 प्रिंसली स्टेट्स का मिलकर चीज कमिश्नर प्रोविंस बनना, फिर 1950 में पार्ट सी स्टेट बनना और 1954 में बिलासपुर का मर्ज होना। उसके बाद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, हाँ, 1956 में एसआरसी के मेजॉरिटी डिसीजन के खिलाफ जाकर फाजिल अली के डिसेंटिंग नोट से यूटी बनकर अपनी आइडेंटिटी बचाना, और आखिर में 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कांगड़ा और शिमला को मिलाकर एक विशाल हिमाचल का मैप तैयार होना। परफेक्टली समराइज्ड। इस डीप डाइव को एंड करने से पहले मैं आप सभी लिसनर्स के लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहती हूँ। सोचिए, हिमाचल के बॉर्डर्स ज्योग्राफी या कल्चर से ज्यादा उस वक्त की इंटेंस पॉलिटिकल नेगोशिएशंस और एक सिंगल डिसेंटिंग नोट का नतीजा है। सही बात है। क्या आज के इंडिया में किसी नए स्टेट के लिए इतना लंबा ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल सर्वाइवल गेम खेलना पॉसिबल है? इस लाइन ऑफ थॉट को अपने एग्जाम में जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन छोड़ा है आपने सोचने के लिए। थैंक यू। और हाँ, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर इस डीप डाइव से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो दोस्तों के ग्रुप चैट में इसे जरूर शेयर करें। कीप स्टडीइंग, कीप क्वेश्चनिंग। मिलते हैं अगली डीप डाइव में।